वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुल यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इजी टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक से मैंने रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन के बाद मैं कोशिश करूँगा एक टाइम लाइन भी डिस्कस करूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट फर्दर भी क्लियर हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या और किसने ये डिस्कवर की। तो बेसिकली जो 1864, अगर 1864 की बात हो रही तो इसका मतलब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे लाइट को एज अ वेव जो था कंसिडर करते हुए जा रहे थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर हमारे पास एक कोई भी चार्ज है जो कि एक्सेलरेट करे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और दोनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और दोनों परपेंडिकुलर होंगे, स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल करेंगे। ओके, अब थोड़ी सी इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। जो वर्ड यूज हुआ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक्सेलरेशन आपको पता है स्टूडेंट क्या है एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर या तो वेलोसिटी में चेंज आ जाए, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन में चेंज आ गया, ठीक है, चार्ज की, तो हमारे पास क्या होगा, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कम ज़्यादा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज प्रोड्यूस करेगा तो साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे स्पेस में। इसी को उसने नाम दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब जरा फर्दर मैं इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, अगर हमारे पास एक चार्ज स्टेशनरी पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज इसे पॉजिटिव चार्ज, तो माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि स्केट फील्ड लाइंस होती है जिसको हम इमेजिनरी फील्ड लाइंस बोलते हैं, और ये आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के केस में। अगर ये स्टेशनरी है तो उसके पास जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चेंजिंग का मतलब है कम ज़्यादा होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। मैं साथ ही यहाँ पे सिमुलेशन भी जो है चलाऊंगा तो आपको फर्दर भी क्लियर हो जाए कैसे हमारे पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर ये स्टेशनरी तो जस्ट इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ पे मैंने ले लिया नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और अभी पॉइंट ए से एक्सलरेट करके जाएगा यहाँ से पॉइंट बी पे। ऐसा है कि नहीं है? एक्सलरेट करेगा। अब जब एक्सलरेट करेगा तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज का मतलब है कम ज़्यादा होगा और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और दोनों ही आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है और जो ब्लू से ड्रॉ किया ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, लेकिन ये चेंजिंग है, ये कम ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि अगर चार्ज हमारे पास एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इसी वजह से बहुत दूर जो है चली जाती है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, जिससे हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। अब यहाँ पे एक अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें, मान लेते हैं अब मैं एक वायर ले लेता हूँ, एक कंडक्टर है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पड़े हुए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ यहाँ जोड़ देते हैं। आपको पता है अल्टरनेटिंग सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर से नीचे भी आएगा, यानी कि टू एंड फ्रो अपने इर्द गिर्द मेन पोजीशन के इर्द क्या करेगा, मूव करेगा। और इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी हो रहा है। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, जो चार्ज था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। क्लियर? यहाँ तक भी बात आ गई समझ। लेकिन अगेन हम कब की बात कर रहे हैं, 1864 की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे। एक फ्लॉ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ इस के मुताबिक कि हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर एक और सिनेरियो हम डिस्कस करें यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इर्द गिर्द इसका शेल में ले लेता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इस अपने शेल में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बेशक कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमें पता है जो एक्सेलरेशन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एक चीज़ में चेंज आ जाता है, ठीक है, या तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन हुआ। तो यहाँ पे ये चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन भी तो क्या कर रहा है, गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है। अगर एक्सेलरेट कर अपनी एनर्जी लॉस करेगा और चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक फ्लॉ था आप कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। बहरहाल इस चीज़ पे ये एक सेपरेट केस में आपको बता रहा हूँ।
जो मैक्सवेल का था वो इस तरह था कि या तो आप वायर में से हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो करा सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको एक्सलरेट करवा के कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस थ्योरी को, जो ये वर्ड यूज़ हुआ था उसकी थ्योरी में कि एक्सलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक्सलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज हम इस सिनेरियो में भी ले सकते हैं। और अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो फिर ये थ्योरी वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इसको फर्दर फिर आगे बोहर ने जो था एक्सप्लेन किया था, और बोहर ने भी जो हेल्प ली थी वो मैक्स प्लैंक की थ्योरी की हेल्प ली थी। उसको मैं टाइमलाइन में समझाता हूँ। तो होप सो ये आपको समझ आ गया कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या और किसने डिस्कवर की थी और सारा सिनेरियो क्या था। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और एक आध और क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके बाद एक टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके, चलें इसको नोट डाउन करें। वेल स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम देखने लगे कि कौन कौन से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करती है, कंसिस्ट करती है। और दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, आप सिमुलेशन में देख रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगे उसके भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पे कि वो 90 का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। सी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे हल्का सा बना के दिखाता हूँ आपको कि मान लेते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम ज़्यादा हो रहा होगा, आपको सिमुलेशन में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, और अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ज़रा स्टूडेंट देखिएगा, इस तरह करके आपने इसको ज़रा बनाना है, ठीक है। इस तरह करके ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे तस्वीर करें कि लाइक अगर ये डायरेक्शन इस तरह करके जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन इस तरह है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह करके जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह करके जा रही है। देखिए डायरेक्शन सामने है, तो अगर आप इसको यहाँ पे किसी भी एक को, अगर मैं एरो को यहाँ कंसीडर करूँ तो आप देखिए ये ऊपर की तरफ है और ये जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो इन दोनों में एंगल क्या बना, यहाँ पे 90 एंगल बना, ठीक है। इस तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 90 ही बन रहा है। वो यहाँ से आपको यूं करके दिखाया जा रहा है। ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है स्टूडेंट बेसिकली ये इस साइड पे है। तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ और यहाँ पे भी कोई ड्रॉ कर दूँ, इस साइड पे भी अगर एक जो चेंजिंग बना दूँ तो वो कुछ इस तरह करके आएगा। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बन रहा है, 90 ही बन रहा है। लाइक ये जो इस साइड पे बन रहा है स्टूडेंट, देखिए ये वाला, अब ये वाला हिस्सा इस तरह, और ये देखिए जो प्रोपोगेट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पे भी इनका आपस में एंगल क्या बन रहा है, 90 ही बन रहा है। तो दोनों में ही 90 बनेगा, आपस में भी 90 है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी 90 है। अगेन देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो कुछ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो यहाँ जो हमारे पास वेक्टर बनेगा और यहाँ बनेगा वो भी आपस में परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके भी वो क्या है, उसके भी आपस में वो परपेंडिकुलर ही है। होप सो पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है ये ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे पहले हम थोड़ा स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं, फिर मैं थर्ड पे आता हूँ। पहले हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें बेसिकली हमारे पास हर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक तमाम, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसमें पॉसिबल तमाम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स द लिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या ऐसे भी कह सकते हैं द रेंज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जिसमें लो एनर्जी लेवल वाली भी वेव्स होंगी और हाई एनर्जी वाले लेवल भी वेव्स होंगी। मैं यहाँ पे साथ ही आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा होगा स्टूडेंट। और अगर हम इसमें देखें जो अगर हम राइट से, अगर मैं यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ राइट पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले रेडियो वेव्स है जो कि बहुत ही लो एनर्जी वेव्स है। तो वो लोवेस्ट एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारे पास जो स्पेक्ट्रम में होती है वो रेडियो वेव्स ही होती है। और अगर हम हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स की बात करें जो वेव्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास गैमा रेज होती हैं, ठीक है। अब आगे जाके हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, जिसकी वेवलेंथ जितनी ग्रेटर होंगी, अगर आप इस स्पेक्ट्रम में देखें जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ काफ़ी ग्रेटर है। तो बेसिकली जो वेवलेंथ का एनर्जी के साथ रिलेशनशिप है वो इन्वर्स से आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जितनी, फिर आप जस्ट आप इतना याद रखें, जितनी हमारे पास वेवलेंथ ग्रेटर होगी उस वेव के बाद उतनी ही कम एनर्जी होगी। और अगर आप गैमा रेज को देखें स्पेक्ट्रम में तो उसका जो वेवलेंथ है वो काफ़ी स्मॉल है।
तो जितना वेवलेंथ स्मॉल होगा, वेवलेंथ मीन एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, जितना वेवलेंथ हमारे पास स्मॉल होगा उसके बाद एनर्जी उतनी ही हाई होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये जो तमाम जो है जो रेंज है, जो तमाम फ्रीक्वेंसीज की, तमाम वेवलेंथ की जो रेंज है, जो लिस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलें अब थर्ड क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि हमने कुछ एग्जांपल देनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और जो विजिबल लाइट जो है हमारे पास उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो भी बताना। एमसीक्यूज टाइप में वो पूछ सकता है। तो बेसिकली मैं तमाम टॉपिक से यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनाने की भी साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें हमारे पास सबसे जो लोएस्ट है अभी मैंने बताया, उसमें हमारे पास आएगा रेडियो वेव्स आएंगी, फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड हमारे पास आएंगी, उसके बाद आ जाएंगी ये माइक्रोवेव्स है पूरा लिखना है आपने, फिर विजिबल लाइट आएगा हमारे पास, फिर यूवी आएगी, अल्ट्रा जो वायलेट रेज है, फिर एक्सरेज आएंगी, और फिर लास्ट में हमारे पास आएगी गैमा रेज, जो कि हाई एनर्जी हमारे पास होती है गैमा रेज के पास। स्टूडेंट यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक टाइमलाइन में लेके चलता हूँ। तो वैसे ये जो है यहाँ तक भी इनफ है, अगर आप उसको नहीं भी देखना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो आप इसको यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर हम एक टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। तो आप तरह इस टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं, इससे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लाइट कैसे पार्टिकल लेकर चले, कैसे वेव लेकर चले वो भी क्लियर हो जाएगा, और आने वाले क्या टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले वो भी आपको जो होगा बहुत आसानी से फिर समझ आ जाएगी। स्टूडेंट देखिए, इन 17th सेंचुरी जो न्यूटन थे वो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें वो लाइट को एज अ पार्टिकल लेके चल रहे थे बाय रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम लाइट कोई भी लेजर लाइट ले लें और उसको किसी भी सरफेस पे हम स्ट्राइक करवाएं तो आपको पता है लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक होने के बाद ठीक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर देखूंगा तो वो इक्वल होगा। और ठीक यही तो केस होता है, अगर एक बॉल को मैं हिट करूं इस तरह सरफेस पे खास एंगल पे तो वो बॉल भी ठीक इसी तरह आएगा, ठीक है, और जिस एंगल पे वो टकराएगा ठीक उसी एंगल से वो वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस बिना पे उसने जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से लाइट को उसको कॉर्पस्कुलर का नाम दिया, और इस हिसाब से वो कह रहा था कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल नेचर है। अब न्यूटन क्योंकि उस वक्त काफ़ी फेमस थे, ठीक है, तो उनकी बात को काफ़ी जो है तरजीह दी गई, और ये थ्योरी ज़रा स्ट्रॉन्ग थी उस वक्त, ठीक है। लेकिन उसी टाइम में ही 17th सेंचुरी में एक और जो थे हमारे पास शख्स जिसका नाम था हाइजेंस, ठीक है, वो डिसएग्री कर रहे थे न्यूटन्स के साथ। उनकी ये थ्योरी थी कि जो लाइट है वो एज अ वेव एक्ट करती है। लेकिन क्योंकि अगेन जैसा मैंने आपको बताया न्यूटन चूंकि फेमस थे तो इनकी थ्योरी को ज़्यादा तरजीह दी गई, और इसको इतना नहीं जो है इस पे इतने लोग एग्री नहीं हुए, तो ये थ्योरी उस वक्त पॉपुलर थी। लेकिन फिर हुआ क्या, जब हम 1801 की बात करें, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और वहाँ पे इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना था उसे दिखाया गया, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है आपको पता है वो हमारे पास वेव जो है नेचर में होता है, तो लाइट ने वहाँ पे इंटरफेरेंस जो है फिनोमेना शो कर दिया, लाइक वो डार्क फ्रिंजेस और जो ब्राइट हमारे पास फ्रिंजेस थी मैक्सिमा और मिनिमा, जब वो हमें डिस्कवर हुआ तो वहाँ पे जो था इसको रिजेक्ट कर दिया गया न्यूटन की थ्योरी को, कि वो जो उसको एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहा था। और फिर जो था यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इस थ्योरी को डोमिनेंट कंसीडर किया गया और इस पे ज़्यादा लोग एग्री हो गए, और ये जो है लाइट को एज अ वेव ही कंसीडर करने लग गए। फर्दर फिर हम देखिए 1864 में मैक्सवेल, जैसा मैंने कहा, उसके बाद जो था लाइट को एज अ वेव कंसीडर कर रहे थे, वो ज़्यादा जो था उस वक्त उसकी ज़्यादा अहमियत थी इस थ्योरी की इंटरफेरेंस के फिनोमेना की वजह से। तो वहाँ पे जो मैक्सवेल ने भी जो अभी आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया मैंने कि एक अगर चार्ज है वो अगर मूव कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वो ना वेव क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। थ्योरेटिकल उसने कहा वो एज अ वेव क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे जो था और भी जो है ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग होने लगी कि जो लाइट है वो एज अ वेव ही एक्ट कर रही है। ओके, फिर आए हमारे पास मैक्स प्लैंक इन 1900, ठीक है, और उन्होंने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जो कि क्लासिकल फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, यानी कि 18s में आप कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स चल रही थी, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने शुरू में कुछ बातें बताई कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो यही कहती थी कि जो लाइट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में मिट हो रही है। और यहाँ पे भी मैंने आपको एक ड्रॉबैक बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को मैं कंटिन्यूसली जो है रिवॉल्व करवाऊँ ऑर्बिट में ही, तो वो तो एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का वो कोलैप्स कर जाएगा। ये क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी।
तो यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आगे हम पढ़ेंगे, तो वो जो था वो एक हमारे पास स्मॉल स्मॉल पैकेट में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब और एमिट होगी। फर्दर बोहर ने भी आगे जाके इसी की जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन के थ्रू या इसी की हेल्प के थ्रू बोहर ने भी जो है एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ खास ऑर्बिट में रह सकता है, वो किसी खास सेल में रह सकता है, या तो 1 में रहेगा या 2 में रहेगा, 1 और 2 के बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, जिस तरह रदरफोर्ड का भी जो था वो मॉडल, जो रदरफोर्ड का अगर हम देखें वो इसके साथ मिल रहा था, मैक्सवेल के साथ मिल रहा था। अगर रदरफोर्ड की बात करें मॉडल की, जिसके अंदर ये फ्लॉस थे, डिफेक्ट्स थे कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है तो वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। वो रदरफोर्ड की थ्योरी भी यहाँ पे इसके साथ मैच हो रही थी, मैक्सवेल के साथ। लेकिन बोहर की अगर हम थ्योरी की बात करें तो वो इस जगह पे मैच होती है मैक्स प्लैंक के साथ कि वो कुछ खास ऑर्बिट में रहेगा, कुछ खास एनर्जी लेवल्स में जो है इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, फिर आ जाते 1905 में आइंस्टाइन, और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया, जहाँ से ये पता चला कि जो लाइट है वो हमारे पास एज अ पार्टिकल नेचर है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो रेडिएशन इमिट हो रही थी, जिसको उसने जो क्वांटा का नाम दिया था, जो एनर्जी इमिट हो रही थी मैक्स प्लैंक ने एक हॉट बॉडी से, तो लाइट के केस में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो लाइट ही तो है। तो लाइट के केस में आइंस्टाइन ने ये देखा कि लाइट भी एक स्मॉल स्मॉल पैकेट में क्या करता है, वो भी जो है लाइट इमिट हो रहा है स्मॉल स्मॉल पैकेट में, और उसने उसको नाम दे दिया, उन पैकेट्स को, जो एनर्जी जो क्वांटा थे यहाँ पे हमारे पास, उनको नाम दे दिया फोटॉन्स का। ठीक है, क्लियर है। तो एक थोड़ी सी आपको टाइम लाइन डिस्कस की कि कैसे ये चेंजिंग है और कैसे देखें हमारे पास जो क्वांटम फिजिक्स है वो कैसे डेवलप हुई। होप सो ये आपको फर्दर भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मैक्स प्लैंक पे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।